सर भीम आर्मी जो कि 2015 में चंद्रशेखर आजाद और उनके साथियों द्वारा ये इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, स्थापित किया गया था। अब सिर्फ एक सामाजिक संगठन नहीं बल्कि एक राजनीतिक ताकत अब आज के दिन में बन चुकी है। यह संगठन दलितों, पिछड़े वर्गों और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए आवाज को उठा रहा है। और लेकिन सवाल यह है कि क्या भीम आर्मी का असली मकसद सिर्फ सामाजिक न्याय तक ही सीमित है, या फिर चंद्रशेखर आजाद और उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी के माध्यम से भारतीय राजनीति में एक नया मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहे हैं? क्या भीम आर्मी को एक आंदोलन से एक राजनीतिक शक्ति में बदलने का निर्णय क्या सही रहा है, और क्या इससे दलितों और पिछड़े वर्गों के हितों की सच्ची रक्षा हो पाएगी, या फिर यही जो है और पार्टियों की तरह जो है सत्ता की दौड़ में फंस जाएगा? खान साहब प्लीज। देखिए सर, हमारा जो भीम आर्मी का संगठन बना और हमने सड़कों पर बहुत बड़े आंदोलन करे, लगातार हमारे चंद्रशेखर जी लगे रहे और हल्के हल्के हमारा संगठन बहुत बड़ा विस्तार लेता गया। लेकिन सड़कों की लड़ाई अलग होती है और सत्ता में बैठ के लड़ाई अलग होती है। हम सड़कों पर कितना आंदोलन कर सकते हैं? किसानों का इतना बड़ा आंदोलन रहा, किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। तो हमारा जो सोच ये थी हमारे चंद्रशेखर आजाद जी की कि जब तक हम सत्ता में काबिज नहीं होंगे, जब तक हम एक राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे, तब तक हम विकास नहीं कर सकते। हम लोगों को न्याय तो दिलवा सकते हैं, न्याय के लिए लड़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ लड़ सकते हैं। न्याय देना ना देना ये भी सरकारों का काम है। तो जब हम सरकारों में पहुंच जाएंगे, तब हम सही से न्याय दिलवा पाएंगे। अपने जो हमारे दबा कुचला समाज है, उसको हम न्याय दिलाने के लिए आगे रहेंगे और उनकी आवाज बुलंद करते रहेंगे। इसीलिए एक राजनीतिक संगठन बनाया गया। तो खान साहब, उत्तराखंड के अंतर्गत अभी तक जो है आपने कहां तक, कितने लोग आपके इस आजाद समाज पार्टी से जुड़ चुके हैं, और क्या क्या इसके आने वाले आगामी 2027 के जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उत्तराखंड के, उस पर आपकी क्या प्लान है? देखिए, हमारा संगठन बहुत बड़ा विस्तार ले चुका है। उत्तराखंड के अंदर भी लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग जुड़ चुके हैं और 2027 के अंदर हमें पक्का यकीन है कि हमारी यहाँ से 4-5 सीटें आनी आनी है। यूपी के अंदर तो बहुत ज्यादा सीटें आएंगी यूपी के अंदर, लेकिन जब जहाँ आप उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, तो उत्तराखंड के अंदर हमारी कम से कम 3 सीटें तो हमें कंफर्म दिख रही हैं फिलहाल। आगे हमारा भविष्य जो है, हम और कितना आगे करते हैं, कितनी जनता की आवाज उठाते हैं, कितने लोग हमसे जुड़ते हैं। तो अगर हमसे हमारा वजूद बना तो हो सकता है हम सत्ता बिना, हमारे बिना सत्ता बिना बने। तो खान साहब, चंद्रशेखर आजाद जी जिन्हें उर्फ रावण कहा जाता है, आज वो सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, भीम आर्मी के वो संस्थापक हैं, और कई मुद्दों पर और बहुजन समाज के लिए कई मुद्दों पर आवाज उठा रहे हैं, जैसे कि आपको विदित है, जैसे कि काशीराम को भारत रत्न देने की मांग भी की जा रही है, राजस्थान में हत्या पर जो है न्याय की बात की जा रही है, और कई सामाजिक सुधारों की जो है वकालत आज उनके द्वारा की जा रही है। लेकिन क्या उनकी राजनीति सिर्फ सामाजिक सुधार और बहुजन अधिकारों के लिए, या सत्ता के रास्ते में आने वाले अपने प्रभाव को बढ़ाना है? क्या आपको लगता है कि उनकी जो समाज सेवा और राजनीति के बीच का क्या संतुलन सही हो रहा है? क्या वो एक सच्चे समाज सेवी, या सिर्फ अपने राजनीतिक पंख फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उनके बयान और राजनीतिक कदमों से ये लग रहा है कि उनका ध्यान सिर्फ अपनी ताकत और सत्ता पर है, या चंद्रशेखर आजाद का एजेंडा समाज के हर वर्ग को न्याय दिलाने से ज्यादा राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाना है? कि प्लीज इसको क्लियरिफाई करें। देखिए, जब आदमी किसी सत्ता में बैठ जाता है और जब उसको एक जिम्मेदारी मिल जाती है, तो वो किसी विशेष समुदाय का नहीं रहता। वो हर उस व्यक्ति का सांसद या विधायक या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री होता है कि जिसने वोट दिया है उसका भी, जिसने नहीं दिया उसका भी, और जो देने ही नहीं गया उसका भी। सरकारें जो होती हैं वो ये होती हैं कि हमारे एक समाज सेवा के लिए बनाई जाती हैं। हम अपने टैक्स के रूप में समाज को, सरकार को पैसा देते हैं कि ये रहा पैसा, हम आपको पैसा दे रहे हैं और आप हमारे विकास के लिए योजनाएं बनाइए। तो योजनाएं वो हर वर्ग के लिए बनती हैं। इसी तरह चंद्रशेखर जी आज भले ही हमारे पिछड़े दबे कुचले की आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सत्ता के अंदर पावर में पहुंचेंगे तो पूरा समाज उनका इर्द गिर्द रहेगा, और हर एक व्यक्ति का, चाहे वो टॉप पर हो चाहे सबसे निचले पावदान पर हो, सबका विकास करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है और होना भी चाहिए। तो हमारा मत यही है कि आप जिस तरह से हमारे लगातार मेहनत कर रहे हैं, 72 घंटे सोते नहीं है, कभी कभी ऐसी समस्या आ जाती है,
तो उनकी जो पकड़ बनी है समाज के अंदर, आप यूपी में देखिए, उनकी एक आवाज में करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, और बिना पैसे के। लोग तो पैसा इकट्ठा करके, पैसा दे करके, बसें भेज करके मंगाते हैं। वो एक पैसा खर्चा नहीं करते, बल्कि लोग और उनको जाकर दे देते हैं, उनसे लेते कुछ नहीं है। तो चंद्रशेखर का जो कद है आज बहुत बड़ा बढ़ चुका है। तो खान साहब, आप उत्तराखंड की राजनीति को किस प्रकार से देखते हैं? यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि जो भीम आर्मी है, आजाद समाज पार्टी, वो उत्तराखंड की राजनीति को किस प्रकार से देखती है? देखिए, उत्तराखंड की राजनीति, ये थोड़ा यहाँ पर गैप इसलिए है कि यहाँ पर कुमाऊं और गढ़वाल का अलग अलग समुदाय के लोग माने जाते हैं, कहते हैं लोग। प्लेन और पहाड़ भी है, तो यहाँ की राजनीति थोड़ी अलग टाइप की है। लेकिन हमारा जो मैदानी इलाका है, उसके अंदर ऐसी बातें नहीं है। पहाड़ के अंदर क्यों, हमारी मायावती बहन जो है, वो 4 बार मुख्यमंत्री रही, लेकिन बड़े दुख की बात है कि पहाड़ से उनकी एक सीट तब भी नहीं आई। तो हमें पहाड़ से हम ज्यादा उम्मीद तो नहीं लगाते, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पिथौरागढ़ में और बागेश्वर में टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, और उम्मीद हमें वहां से भी है। और इधर हमारे हरिद्वार वगैरह साइड से, हमारी और देहरादून साइड से बहुत अच्छी उम्मीदें हमें है, हमारे सरकार में भागीदारी अवश्य होगी। तो खान साहब, जैसे आपने कहा कि बागेश्वर पिथौरागढ़, मेनली मैं बागेश्वर से ही पर्टेन करता हूँ। बागेश्वर मेरा रवाई खाल ग्राम पड़ता है, उस इलाके से मैं मेरी स्कूलिंग, बचपन मेरा बागेश्वर बीता है। लेकिन हम दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं। जैसे कि आपने मायावती बहन जी का नाम लिया, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जो है लखनऊ के अंतर्गत जो है मायावती ने, जो कि बीएसपी की पार्टी है, उन्होंने एक विशाल रैली करी थी। तो आपको क्या लगता है कि बीएसपी जो मायावती बहन है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, या आपके साथ मिलकर काम कर रही है, अलग काम कर रही है? देखिए, दलित समाज के जितने भी नेता अपने उरूज पर पहुंचे हैं, उनको बदनाम करने का काम हमेशा किया गया है। चाहे लालू प्रसाद यादव है, उन्हें चारे घोटाले के अंदर फांसा गया। जहाँ अवैधुद्दीन जो है, वो उनको भी बी टीम बताया जाता है। तो ये तो एक भटकाने का काम है। अच्छा। मायावती बहन जी का, और हमें लगता है ऐसा कि चंद्रशेखर और मायावती एक दिन जरूर मिलेंगे, और हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ऐसी हमें पूरी पूरी उम्मीद है। और हमारी वो शीट्स लीडर है। हम आज भी, भले ही हमारी पार्टी अलग है, लेकिन हमारे चंद्रशेखर जी उनको अपना लीडर मानते हैं, और हम भी उनको लीडर मानते हैं। हम कभी उनकी बुराई नहीं कर सकते, और करने भी नहीं चाहिए। वो बहुत बड़ी नेता है। कई बार हमने इंटरव्यू के अंदर, पॉडकास्ट के अंदर सुना है कि चंद्रशेखर रावण जी को ये कहते हुए सुना है कि हमने उनसे मुलाकात करी, बहन जी से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। आखिर ये मुलाकात क्यों नहीं हो पा रही? इतना मतलब दूरी क्यों बनी हुई है? इसकी राजनीतिक वजह हो सकती है। राजनीतिक वजह से। उनका अपना एक वर्चस्व है, एक वजूद है, उनका एक वोट बैंक है। वो अभी उस पर समझती है कि हमारा वोट बैंक बहुत बड़ा है, और हम फिर दूसरों का साथ क्यों ले। जैसे उन्होंने और भी चुनाव लड़े, तो उन्होंने अकेले ही चुनाव लड़े। इससे पहले भी चुनाव लड़ा, अकेले ही लड़ा। वो किसी के समर्थन से जब चुनाव लड़ती ही नहीं है। पूर्व में 2-3 बार समर्थन भाजपा से भी, कांग्रेस से, और तुम्हारे समाजवादी पार्टी से समर्थन में चुनाव लड़ी है। लेकिन अब वो अकेले लड़ने का चुनाव मन बना चुकी है, क्योंकि वो सोचती है कि हमें हमेशा नुकसान होता है, हमारा वोट दूसरों को कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन उनका वोट हमें कन्वर्ट नहीं होता है। तो यही सोच उनकी रहती होगी। और आने वाला भविष्य ऐसा नहीं है, क्योंकि अब हम लोग जो उनका कार्यकर्ता है, वो खुद चाह रहा है कि मतलब बहन जी और चंद्रशेखर की मुलाकात हो, और एक दूसरे से मिलकर चुनाव लड़े। अच्छा, तो थोड़ा सा एक जो है, एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो रहा है आजकल। एक कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा हो रही है नेशनल मीडिया के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी जगह हो रही है, रावण जी को लेकर हो रही है, कि डॉक्टर रोहिणी घावरी है जो, उन्होंने एक एलिगेशन लगा रहा, आपने भी ये पढ़ा होगा न्यूज में, आपने देखा होगा, कि भीम आर्मी के चीफ सांसद चंद्रशेखर ने उनका इमोशनल ब्लैकमेल किया है, शादी की सच्चाई छुपाई, सत्ता मिलने के बाद उन्हें ठुकरा दिया। डॉक्टर रोहिणी घावरी, जिसे दर्द और निराशा के साथ सांसद चंद्रशेखर पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए आत्महत्या की धमकी तक उन्होंने दे डाली है, क्या ये आरोप सिर्फ व्यक्तिगत बदला लेने की ये कोशिश की जा रही है, या फिर सत्ता के खेल में रिश्तों को सियासी औजार बनाना एक खतरनाक आज के दिन में ट्रेंड बन चुका है? क्या हम आज भी ऐसे नेताओं से उम्मीद कर सकते हैं जो व्यक्तिगत और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच फर्क न समझते हुए सत्ता की ताकत के पीछे शब्द? क्या आप मानते हैं कि भारत में महिला न्याय प्रणाली अभी भी ताकतवर लोगों के आगे जो है कमजोर पड़ जाती है? प्लीज खान साहब। देखिए, भाजपा सरकार जो है ना, वो ताम दाम दंड भेद सारा सब कुछ अपनाती है। उसको सत्ता में बना रहना है। उन्हें चाहे वोट चोरी करके बने, या वोट को
वोट ना पड़वा करके, जैसे देखा गया कि हम्म संभल के अंदर हम्म और तुम्हारे कुन्नरकी में हम्म और रामपुर में, हम्म जहाँ मुस्लिम बहुल्य सीट थी, हम्म वहां से भी वो अपनी सीट उसने निकाल दी, हम्म तो वहां पर वोट डालने नहीं दिया गया। हम्म तो इस तरह की जो रणनीति भाजपा अपनाती है, हम्म ये उसी का एक वो है कि उन्होंने किसी एक महिला को आगे कर दिया हम्म, और उनको बदनाम करने की कोशिश करी, अच्छा, लेकिन उनकी छवि पे कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ा। आज भी वो जिस दम खम से लड़े हुए थे वैसे ही लगे हुए हैं, बल्कि वो गायब हो गई जिन्होंने आरोप लगाए थे। अच्छा, हाँ, ओके। तो खान साहब, ये जिस प्रकार से आपने भारतीय जनता पार्टी को लेकर बात करी, भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा के हिंदुत्व की, जो हम कहते हैं कि जो हिंदू संघ उनको लेकर चलती है, सनातन की बात करती है। कैसे आप जो है उत्तराखंड के अंदर, इवन चंद्रशेखर रावण जी पूरे देश में फैलाने की बात कर रहे हैं, कैसे सनातन को टक्कर दे पाएंगे हिंदू? जैसे हम कहते हैं कि यूपी में कटेंगे तो बटोंगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो इसको जो है आप कैसे, आप इसके साथ जो है संघर्ष कर पाएंगे, टक्कर दे पाएंगे, जैसे कि उत्तराखंड हिंदू का बहुल राज्य है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि भाजपा जिस रास्ते पे चल रही है वो गलत कर रही है। हम्म मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ, हम्म और हम जितनी भी पार्टियां हैं, हम्म चाहे वो मायावती, बहन मायावती की हो, हम्म चाहे सपा हो, बसपा हो, या हम्म लालू प्रसाद की हो, या ममता बनर्जी की हो, हम्म सारी पार्टियां हिंदू की हैं। हम्म एक सिर्फ ओवैसी की पार्टी मुस्लिम की है, हम्म उसको हम वोट देते नहीं है, हम्म बाकी सारी हिंदू पार्टी को वोट देते हैं। हम्म तो जब हम हिंदू पार्टी को ही वोट देना है तो आप में क्या बुराई है? हम हम्म भाजपा को वोट क्यों नहीं देते? हम्म ये उनको अपने अंदर कमियां हम्म देखनी चाहिए। हम्म अगर वो जनता का विकास करे, भारत के लिए उज्जवल भविष्य के लिए काम करे, तो हम्म मुस्लिम समाज भी उनसे जुड़ेगा। ऐसा तो नहीं है। जब हम्म हम एक हिंदू पार्टी को वोट देते हैं तो तुमने क्या बुराई है? हम्म इसके लिए भाजपा को सोचना चाहिए हम्म कि हमें मतलब ये कि हर तबके के, हर समाज के लोगों को साथ लेकर चलें। ये ज्यादातर हंडिया पकने वाली नहीं है, हम्म क्योंकि आज भी ये लोकतांत्रिक देश है, और हम्म आज भी जो है सब हिंदू मुस्लिम मिलकर रहना चाहते हैं, कोई हम्म लड़ाई झगड़ा चाहता नहीं है। हम्म तो चंद लोग हैं जो बहकावे में आ गए, जब उनको रोजगार नहीं मिलेगा, जब उनके बच्चे के हाथों में उसकी कलम की जगह हथियार आ जाएगा। हम्म मॉब लिंचिंग के अंदर मैं वहां समझता हूँ, आपने एक आदमी को मार दिया मॉब लिंचिंग करके, हम्म लेकिन उस मॉब लिंचिंग को मारने वाले होते हैं कम से कम 10-15 लोग, हम्म और वो ठगे भाई नहीं होते हैं, हम्म वो होते हैं अलग अलग घरों से। हम्म एक आदमी मर गया, मान लिया आपने उसको मार दिया, हम्म लेकिन वो जब 15-20 लोगों पे जब मुकदमा दर्ज होता है ना, तो हम्म 15-20 घर बर्बाद होते हैं। हाँ, वो तो है डेफिनेटली। हाँ, तो ये सोचना चाहिए उन लोगों को भी जो मॉब लिंचिंग करते हैं, कि हम्म हम एक को तो मारेंगे, हमारे 15 परिवार बर्बाद होंगे। हम्म और जो सरकार जो गंदी राजनीति खेल रही है, हमारे हाथ में कलम की जगह तलवार दे रही है, हम्म उसको हमें खत्म करना चाहिए, और शिक्षा की तरफ सवाल करना चाहिए, शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहिए, और हम्म रोजगार की बात करनी चाहिए, ना कि हिंदू मुस्लिम करके जो राजनीति कर रहे हैं उसके ऊपर अग्रसर होना चाहिए। खान साहब, आपसे एक क्वेश्चन का आंसर जानना चाहेंगे। जैसे कि आपने मॉब लिंचिंग की लेकर आपने बात ही कर दी, लेकिन आपकी भी पार्टी जो है आप पर एलिगेशन लगते हैं। जैसे कि अभी हाथरस का एक कांड हो रखा है, जो जिला अध्यक्ष साहब हैं, उन पर जो है एक एलिगेशन लगा है कि डंपर चढ़ा, कांवड़ियों पर डंपर चढ़ाने की एक ऑडियो जो है, क्लिप जो वायरल हो रही है। तो इसमें भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष हैं, उनका नाम है प्रकाश चंद्र गौतम जी हैं। उन्हीं पर जो है कांवड़ी पर ट्रक चढ़ाने की बात का आरोप है। एक वीडियो, एक ऑडियो वायरल हो रही है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कहते हुए सुनाई दे रही है, यदि हम सरकार में आ गए तो जितने भी कांवड़िए चलते हैं इन पर 4-6 ट्रक चढ़ा देंगे। आप इस प्रक्रिया को कैसे देखते हैं? क्या इससे धार्मिक समूह, जातियों और अंतर्गत जो है वैमनस्य की भावना क्या उत्पन्न नहीं हो जाएगी? खान साहब प्लीज। देखिए, कुछ ऑडियो तो ना एडिट भी कर दी जाती है। अच्छा, ओके। जरूरी नहीं है कि जो बोला गया वही है। हम्म आप मेरी वीडियो बना रहे हैं, आप देख लेंगे, आप हम्म उसको कट करके अपनी आवाज भर सकते हैं। ये तो हम्म मोबाइल से हो सकता है ये काम। हम्म तो ऐसा कोई नहीं कर सकता, जैसे उस ऑडियो में दिखाया गया है कि हम हम्म जो 10-15 ट्रक चढ़ा देंगे, हम्म ऐसा तो कोई बयान दे ही नहीं सकता, हम्म चाहे वो सत्ता में हो बैठा हो या विपक्ष में बैठा हो। हम्म भाई, मेरा धर्म का मामला अलग है, हो सकता है वो तुमको, आपको सनातन धर्म को ना मानता हम्म हो सकता है वो बुद्धिस्ट हो, हम्म जैसे हमारे सीजीआई साहब ने बुद्धिस्ट है, तो उन्होंने, हाँ, ओके। जबकि उन्होंने, मैं नहीं समझता हूँ, खैर उन्होंने कानून के हिसाब से उसको जवाब दिया, वो तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। हम्म लेकिन
धर्म जो है हमारे घर तक सीमित है। हमारा इससे मतलब नहीं कि हम जब सत्ता में आ जाएंगे तो गाड़ियां चढ़ा देंगे। ये गलत बयानबाजी है और किसी बदनाम करने की कोशिश की गई है। कोशिश की जा रही है, आपने ये डिफाइन कर दिया, क्लियर कर दिया इसको, ठीक है। और जैसे कि आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई जी साहब से लेकर बातचीत करी, जिस प्रकार से जो है सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जो है पहले जो कि जौहरी में जो है पुनर्स्थापन विष्णु भगवान की 7 फीट की प्रतिमा जो है उसको स्थापित करने की बात की थी, PL दायर की गई थी। हालांकि जो है CJI साहब ने भी थोड़ा सा क्या पता विवादित बयान कर दिया हो, लोअर कोर्ट हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर देना चाहिए था। लेकिन उस प्रकार से जिस प्रकार से राकेश किशोर जी के द्वारा जो कि 71 ईयर्स ओल्ड है, उन्होंने बाद में जो है आगे जो है सनातन सनातन के नारे लगाए, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं खान साहब प्लीज? देखिए, जहां तक मैं CJI साहब का बयान की बात करता हूँ तो उन्होंने कानून के दायरे में जवाब देना चाहिए था। धर्म को लेकर कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए थी, इसको मैं भी सहमत हूँ। क्योंकि आप एक कानून पढ़कर कानून की रक्षा के लिए बैठे। और रही जो उनके जूता मारने वाली बात, जो उन्होंने मतलब ये कि जूता फेंक के मारा, तो संविधान हमारा इस देश की आत्मा है। कोशिश करी गई मारने की, असफल रही। फेंका है वो, ऐसा नहीं। बाद में कुछ वीडियो आई है तो उसमें ऐसा लग रहा है कि फेंक के मार भी दिया था। अच्छा। कुछ वीडियो लोग कहते हैं कि मतलब ये कि कोशिश की थी, पकड़ लिया, लेकिन एक वीडियो हम देख रहे थे उसमें ये भी था कि फेंक के मारा गया है। अच्छा। अब वो सत्य तो वहां वही होगा जो भी होगा, लेकिन वो कोशिश भी मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आदमी अगर किसी को थप्पड़ दिखा दे तो मारा नहीं। कोशिश भी खतरनाक है, कोशिश भी लोकतांत्रिक खतरनाक है। डेमोक्रेटिक कंट्री के अंतर्गत जो है इस खतरनाक हो सकती है। वो तो लोकतंत्र पे हमला है सीधा। अगर गवई साहब ने उनको माफ भी कर दिया ना, तो हमारे देश के मुख्यमंत्री को और राष्ट्रपति को उस पर संज्ञान लेना चाहिए था, और सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए था। उसके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए थी। अच्छा, ठीक है। खान साहब, आपने अभी उत्तराखंड की राजनीति में देखा होगा कि हमारे चीफ मिनिस्टर धामी साहब ने जो है 1000 करोड़ से ऊपर जो है अपने एडवर्टाइजमेंट में, यहाँ तक कि मैं सुन रहा था कि आसाम मेगा और नॉर्थ ईस्ट की जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वहां तक उन्होंने पैसा दे दिया, पोर्टल को पैसा दिया प्रचार प्रसार के लिए। इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, जब आदमी काम नहीं करता है ना धरातल पर, तो उसको प्रचार का सहारा लेना पड़ता है। वही मोदी जी करते हैं। आप देख लिए, एक बोर्ड लगा पूरे नेशनल हाईवे पे, हमने देखा कि मोदी जी दिखाई पड़ रहे थे वहां। उनके बराबर कोई होता भी नहीं है, छोटा मोटा नेता भी कोई नहीं होता। मतलब उनके अमित शाह तक नहीं होते उनके होर्डिंग में, अकेले चमकते हैं। अब तो ये प्रचार का जो सहारा ले रहे हैं, इसलिए मीडिया जो है वो सब उनके गोद में बैठ गई है। अब मीडिया की मजबूरी है, बड़े बड़े उनको कारोबार मिलना है, उनको बड़े बड़े ठेके मिलना है, पूरे हवाई जहाज की एयरपोर्ट उनको मिल जा रहे हैं। तो वो तो भैया उसकी कहेंगे, उनको चाहिए मोदी। तो उन्होंने मोदी को बनाए रखना है, क्योंकि उनको जितने भी है, चाहे बाहर विदेश जाते हैं तो वहां से भी ठेका ले जाते हैं वो। तो मोदी जी उनके लिए काम कर रहे हैं, इसलिए जो उनकी जो मीडिया है वो मोदी जी के समर्थन में है और विपक्ष को दिखाती नहीं है। और जब तक मोदी जी रहेंगे, या जो उन उद्योगपति के समर्थन में रहेगा, ये मीडिया उसके साथ हमेशा खड़ी मिलेगी, चाहे वो कांग्रेस आ जाए या भाजपा आ जाए या कोई अदर पार्टी आ जाए। क्योंकि उनको अपना पैसा कमाना है, और पैसा कमाना यही तरीका है कि जो उनके साथ में खड़ा हुआ है वो उसका समर्थन करें और उसकी वाहवाही करें, चाहे वो कितना भी गलत काम करता हो। उसको उन्होंने हाई प्रोफाइल बना के रखना है। तो खान साहब, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने आज के दिन में जो है पूरे देश के अंदर अपनी खूंटी को गाड़ के रख दिया, जिस प्रकार से दिखाई दे रहा, मैं दोबारा वही चीज में आ रहा हूं कि सनातन की बात कर रहा हूं मैं, बैकबोन जो है उसकी RSS है। जिस प्रकार से आपने देखा कि RSS भी स्थापना अपना मना रही है। आप मार्केट के अंदर देखो, मैं खुद ही फील्ड में उतरता हूं तो गांव गांव तक RSS पहुंच गई। कैसे अपना जो है अपने जो है सरकार बनाने पर आ जाएगी, या इंडिया गठबंधन के साथ जो है आप है? देखिए, जहां तक RSS का सवाल है, उनकी आय का स्रोत क्या है? एक गैर राजनीतिक, जिसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, और वो 200 करोड़ 2,000 करोड़ का वो अपना आलिशान ऑफिस बना ले रही है, और उनको Z+ सुरक्षा मिली हुई है। तो किस कारण दी सुरक्षा? वो हमारा पैसा, टैक्स का पैसा है। किस लिए सुरक्षा दे रहे हैं आप? उनके पास आय कहाँ से? ये इतना बना कहाँ से लिया उन्होंने मकान? ये अपने इतने मतलब ये हाई प्रोफाइल जो उन्होंने ऑफिस बना रखे हैं, ये इनकी सबकी जांच होगी अगर हम सरकार बदलेगी तो।
आज के दिन में जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद जी जो है पहले गरीब घर से थे, जैसे कि मुझे मैंने रिसर्च किया, मैंने अध्ययन किया है कि उन्होंने स्कूल खोला, एक छात्र राजनीति से जो है आए, उनके साथ बचपन में गलत व्यवहार है, तो उन्होंने कई कामों को किया है। तो आज के दिन में चंद्रशेखर रावण जी जो है आज बड़ी बड़ी कारों से घूमते हैं। एक बार आपने देखा कि विदेशों में जो है एक वीडियो भी वायरल हुई थी, और यहाँ तक कि आज के दिन में वो हेलीकॉप्टर से भी प्रचार करते हैं। चंद्रशेखर आजाद जी जो है आज इतने बड़े व्यक्तित्व बन चुके हैं, आदमी हो गए हैं, ये उनके लिए क्या ये सब नॉर्मल है, जैसा कि मोदी जी या राहुल गांधी जी या अन्य कोई और? आसमान की तरफ देखना चाहिए। हम्म। अगर वहां देखोगे ना तो पूरा ब्राह्मण हमारा है, हम्म। वो भले ही धरातल से उठ कर आए हैं। हम्म। हमारे एपीजे अब्दुल कलाम भी धरातल से उठ कर आए थे। हम्म। बहुत से ऐसे लोग हैं जो जमीन से उठकर आए और आसमान तक पहुंचे। हम्म। ये उनका विजन और उनकी मेहनत और उनकी हम्म। लगन काम आई है। हम्म। आप जब एक किसी काम के लिए जुनून बना लेते हैं ना, हम्म। तब आप एक शीट से पहुंच सकते हैं। अब हम्म। आईएएस बनने की तैयारी कीजिए और हम्म। आपको किताब पढ़ने में नींद आने लगे, हम्म। तो आप आईएएस बनने की तैयारी करें। आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए, उसे पढ़ने का, फिर आपको नींद नहीं आएगी। हम्म। तो चंद्रशेखर जी के अंदर वो जुनून है हम्म। और वो एक दिन बहुत ऊपर शीट से पहुंचेंगे, ऐसी बात हम्म। नहीं है, हम्म। बहुत ऊपर पहुंचेंगे। खान साहब, इसके लिए मुझे माफी करना, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, आने वाले समय विवादों में हो सकता है। ये मेरा मत भी है और लोगों का मत भी है, मैं कमेंट्स में जो देखता हूं कि आप बार बार आरक्षण की मांग को करते हैं, चाहे हम कोई भी हो, शेड्यूल कास्ट से एसटी ओबीसी। हालांकि मैं इससे जरूर हूं कि भारत के अंतर्गत जो है आरक्षण जरूरी है, क्योंकि जो निम्न व्यक्ति हैं उनको आज तक उतनी पहुंच नहीं मिल पाई है देश के अंतर्गत। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि असल में आपके हकों को आज, यानी कि एससी एसटी ओबीसी जो भी हैं, उनमें जो है आज के दिन में कुछ लोग धनवान बन चुके हैं, लेकिन जो निम्न व्यक्ति है उसमें जो हमारे पिछड़े लोग पिछड़ रह चुके हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि बार बार बेनिफिट वही लोग ले रहे हैं और निम्न व्यक्ति को वो बेनिफिट नहीं मिल पा रहा, अंतिम व्यक्ति को मौका ही नहीं मिलने देना है? इस बारे में क्या सोचते हैं आप? देखिए, आरक्षण अब तो पहली बात बचा नहीं है, हम्म। क्योंकि सब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। हम्म। और आपकी बात ये सही है कि जो हम्म। एक बार मतलब एक या दो बार आरक्षण का लाभ ले चुका है, उसे हम्म। दूसरों को मौका मिलना चाहिए, जो हम्म। हमारा पूरा समाज ऊपर उठ सके। ये हम्म। इसीलिए आरक्षण लागू किया गया था। हम्म। अब आरक्षण की बुराई तो बहुत करते हैं, लेकिन कभी सत्ता से में जो आरक्षण है उसका कभी विरोध नहीं होता। हम्म। जो सत्ता की मलाई चाट रहे हैं हम्म। आरक्षण के बदौलत, और जब दलितों पर उत्पीड़न होता है, अभी सीजेआई पर जूता ही फेंका, हम्म। 131 सांसद है हमारे, एक भी नहीं बोल पाए। हम्म। तो वो तो सत्ता की चौकीदारी कर रहे हैं। हमें तो कहते हैं कि राजनीतिक आरक्षण खत्म हो जाए तो बढ़िया है, हम्म। क्योंकि जब हमारी वो आवाज ही नहीं उठा रहे हैं तो ऐसे नेताओं को हमने अचार डालना है क्या? हम्म। हमें तो वो व्यक्ति चाहिए जो हमारे संसद में पहुंच करके हमारी आवाज उठा सके। हम्म। वो तो वहां आके मौन हो जाते हैं, बल्कि सत्ता के गाने गाते हैं। हम्म। तो आरक्षण जो है वो वक्त की जरूरत है। हम्म। और अभी भले ही 70 साल होगा, ये सरकारों की कमी है कि हम्म। 70 साल के अंदर उन्होंने उनको बराबर कर देना चाहिए था। हम्म। अभी भी दवा कुचला समाज बचा हुआ है। हम्म। अभी भी हमें घोड़े पे से उतार दिया जाता है। अभी भी मटका पे स्कूलों में पानी पीने से बच्चों को मार दिया जाता है। हम्म। तो ये चीजें जब तक खत्म नहीं होंगी, जो ऊंच हम्म। नीच खत्म नहीं होगी, जातीय भेदभाव खत्म नहीं होगा, हम्म। समानता का अधिकार जो हमारे संविधान में लिखा है वो नहीं आएगा, हम्म। तब तक आरक्षण रहना चाहिए। हम्म।